नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश देखेंगे। तो ये ज़्यादा बड़े वंश नहीं थे, न इनमें ज़्यादा कोई राजा हुए हैं शक्तिशाली, तो नॉर्मल से ही है। और लेकिन इसमें एग्जाम पॉइंट में पूछे जाते हैं तो फिर ये देखने जरूरी है। इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश में जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और अपना वंश स्थापित किया, जिसका नाम उसने रखा शुंग वंश। तो यहाँ पे शुंग वंश की जो इस संस्थापक हैं वो कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था। कौन सी जाति का, ब्राह्मण जाति का। इसलिए इस साम्राज्य का नाम, इस वंश का भी नाम ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है, जो 185 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। अब इसने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, जो पूरा मगध राज्य तो इसने कवर कर रखा था, लेकिन ये मगध में जो राजधानी थी, मगध से ये अपनी राजधानी कहाँ ले आया, विदिशा में। विदिशा कहाँ पर पड़ता, वो पड़ता है एमपी में। तो एमपी में जब ये अपनी राजधानी ले आया, क्यों लेके आया, क्योंकि ये एमपी का रहने वाला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो ये कहाँ पर ले आया, अपने क्षेत्र विदिशा में ही ले आया। अब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए। वो कितनी बार करवाए, 2 बार करवाए। और किसने किए थे, ये किए थे पतंजलि ने किए थे। ठीक है, जो योग गुरु थे इनके पतंजलि ने किए थे। पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है महावास। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महावास जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है। ठीक है। और इन्हीं के शासन, जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्हीं के शासन काल में एक और जो राइटर हुए उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी वो है अष्टाध्यायी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अष्टाध्यायी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की, वो की पाणिनि ने। ठीक है। और इसमें जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने भरूच स्तूप का निर्माण कराया। वो कहाँ पर स्थित है, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। भरूच स्तूप के बारे में पूछा जाता है, तो भरूच स्तूप कहाँ पर है, तो ये एमपी में ही, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर इसने जो पुष्यमित्र शुंग का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, मेनांडर। मेनांडर के साथ में इसका युद्ध हुआ। मेनांडर कौन था, मेनांडर था यूनानी शासक, यूनान से आया हुआ था भारत जीतने के लिए। तो उसमें उस मेनांडर की हार हो गई, पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई। ठीक है। तो इसमें इतना ही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। फिर आगे चलते हैं। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था देवभूति। देवभूति उत्तराधिकारी हुआ। और अंतिम शासक भी इसमें 2 ही हुए थे, ज्यादा नहीं हुए शासक। तो देवभूति अंतिम शासक था। इसकी हत्या जो कर दी वो किसने कर दी, वासुदेव ने कर दी। ठीक है। तो इसकी हत्या जो हुई थी वो 73 ईसा पूर्व में हुई थी। और फिर वासुदेव ने ही इसकी हत्या करने के बाद अपना नया वंश स्थापित किया, उसका नाम रखा कण्व वंश। ठीक है। तो कण्व वंश के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नींव डाल ली किसने, वासुदेव ने। अब पढ़ते हैं आगे कण्व वंश के बारे में। तो कण्व वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वासुदेव, जो कि 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या की, उसके बाद में ही इसने स्थापित कर लिया मगध की। और ये पूरा मगध क्षेत्र
मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ गया? ये आ गया वासुदेव के अंडर में। ठीक है, इसने कण्व वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, और इसमें भी ज्यादा शासक नहीं है, अंतिम राजा पूछा जाता, अंतिम राजा सुशर्मा था। ऐसा कुछ नहीं किया है इन लोगों ने ज्यादातर तो। और इसकी सुशर्मा की हत्या कर दी शिमुक ने। शिमुक ने जो हत्या कर दी शिमुक ने, और इसने सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है, किसकी नींव डाली थी? सातवाहन वंश की। ये सातवाहन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे सातवाहन वंश को देखते हैं कि कौन कौन से राजा हुए थे। इसमें बहुत सारे राजा हुए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक, जो हत्या की थी किसकी की थी? सुशर्मा की हत्या की थी किसने? शिमुक ने। और फिर उसके बाद में सातवाहन वंश स्थापित किया। ठीक है, अब इसमें पहला राजा था शिमुक। इसने ज्यादा खास नहीं किया कुछ, लेकिन जो इसके राजा हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम के हैं, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम्स में, तो ये जरूरी है याद करने। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो राजा हुआ उसका नाम क्या हुआ? सातकर्णी या हल्बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हल्बी बोला जाता है इसे। ठीक है, और ये जो सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी, ये हमारा दक्षिणी भारत, तो इसमें यहाँ से मगध से होते हुए और ये यहाँ पर विदिशा राजधानी आ गई। विदिशा के बाद में ये पूरा क्षेत्र, यहाँ तक पूरा क्षेत्र ये किसने घेर लिया? ये घेर लिया शिमुक के शासन के जो भी राजा थे, उन्होंने पूरा ये क्षेत्र दक्षिण भारत पूरा ही घेर रखा था। इस पे शासन किया इन्होंने। फिर इसमें आया सातकर्णी आया, उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी, और ये गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये सब ये सातकर्णी, ये ऐसे नाम इसलिए क्योंकि ये जो वंश था ये मात्र सत्रात्मक था। मतलब ये कि जो माता का नाम होता उन्हीं का जो टाइटल होता है वही लगाया जाता है। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये ऐसे उनकी माताओं के नाम थे, तो वशिष्ठी, गौतमी, ये नाम इनके रखे जाते थे। ठीक है, और इनका जो प्रशासन चलता था वो तो पितृसत्रात्मक था। जो पिता का शासन था वो ही मतलब बेटे पुत्र को मिलेगा। वैसे पितृसत्रात्मक था, और नाम के लिए ये मातृ सत्तात्मक शासन था। ठीक है, तो ये सातकर्णी या हल्बी आता है एग्जाम्स में। ये कौन से वंश का शासक था? तो ये था सातवाहन वंश का था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? नयान, जो शक थे, जो शक आए हुए थे उस टाइम, शक आ गए थे, तो इनके साथ में किसका युद्ध हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी का, जो कि इसकी नायान की हार हो गई थी। उसके बाद में वशिष्ठी पुत्र आते हैं, गद्दी संभालते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रुद्रदामन के साथ में। किसके साथ में? रुद्रदामन। ये इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन। ये भी शक शासक था, लेकिन इसने जीत हासिल की थी। वशिष्ठी पुत्र हार गया था, लेकिन रुद्रदामन जीत गया था। अब ये रुद्रदामन ने जूनागढ़ के अभिलेख लिखवाए, जो कि पहले संस्कृत में लिखे हुए अभिलेख थे। इसने पहले संस्कृत भाषा में, मतलब संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अभिलेखों में। तो ये जूनागढ़ अभिलेखों में इसका सारा कुछ साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लिखा हुआ। उसके बाद में इसका अंतिम शासक हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी इसका अंतिम शासक हुआ। ठीक है, अब इस सातवाहन वंश के जो राजा हुए उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या इनके बारे में और कुछ है जानने के लिए, तो वो देखिए क्या आता है एग्जाम्स में। जो इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे के सिक्के चलवाए थे,
और समाज इनका कौन सा था? मात्र सत्तात्मक था। मैंने अभी बताया था मात्र सत्तात्मक इनका समाज था। और मात्र सत्तात्मक समाज किस किस में और देखने को मिलता है? ये मिलता है सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, वहां पे साक्ष्य मिलते हैं। सातवाहन वंश में तो ये चरम पे था ही। और जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में देखा जाता है, जो आसाम है, आसाम में खासी और नायरी जो जनजाति है उसमें मात्र सत्तात्मक अभी चलता है। जो कहते वहां पे ये माना जाता है, माना नहीं, जो रियलिटी है वहां की, कि जब शादी भी होती है ना लड़के लड़की की, तो लड़का लड़की के ही घर पे जाता है, ना कि लड़की लड़के के घर पे जाती है। वहां पे उल्टा ही है, वहां लड़का है वो लड़की के घर पे रहता है। तो ऐसा है, वहां पे मात्र सत्तात्मक है, ज्यादातर महिलाएं वहां पे सारा कुछ चलाती हैं अपना। ठीक है, अब आता है जो ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा थी। भूदान दिया जाता है मतलब भूमि दान दी जाती थी ब्राह्मणों को। वो सर्वप्रथम प्रथा किसने चलाई थी? सातवाहन वंश के लोगों ने चलाई थी, सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाई थी। ठीक है, और ये चरम पे जब पहुंची सातवाहन वंश में तो ये चली थी, लेकिन गुप्त वंश जो आया था आगे मैं पढ़ाऊंगी गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश में ये चरम पे था। ये विक्रमादित्य वगैरह जो आए थे उन्होंने ज्यादातर भूमि ब्राह्मणों को दान दी। ये बहुत चरम पे ऊंचाई पे छू रही थी दान देने की प्रथा। ठीक है, और सामंती व्यवस्था थी, वो सातवाहनों ने ही शुरुआत की थी सामंती व्यवस्था, और गुप्त वंश में चरम पे थी सामंती व्यवस्था। ठीक है, अब आती है स्थापत्य कला। इनके बारे इन्होंने जो कुछ स्थापित किया, जो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था, जो कि कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में ये स्थित है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो कौन से वंश के राजाओं ने चलाई थी, बनवाई थी? ये सातवाहन वंश के राजाओं ने। ये एग्जाम्स में आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, और अमरावती कला का विकास भी किसने कराया? सातवाहन वंश के राजाओं ने कराया। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश के बारे में इतना बता दिया है, ज्यादातर यही आता है। और भाषा इनकी प्राकृति और लिपि ब्राह्मी थी, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश में ज्यादातर यही आता है, इतने में से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी फिर आगे देखते हैं चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश छोटा सा ही वंश था, जो कि उड़ीसा में, ये यहाँ पर दक्षिण में, ये पूरा आंध्र प्रदेश तक ये घेर रखा था, पूरा घेर रखा था आंध्र प्रदेश तक ये सातवाहनों ने। और ये उड़ीसा एक बचा था। उड़ीसा जो पहले अलग हो रखा था, पहले ये किसने अलग कर लिया था? अशोक आया था, अशोक ने जो कलिंग लड़ाई की थी और कलिंग को इसने जीत लिया था। फिर उसके बाद में कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद अशोक ने हथियार छोड़ दिए थे कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर उसके बाद अशोक के हथियार छोड़ने के बाद में जो अशोक के बाद और इसके शासक आए थे, उसमें मौर्य साम्राज्य में जो और शासक बने थे, फिर कोई इतना अच्छा शासक नहीं आया जो कि मतलब भारत पर राज्य कर सकता था, अच्छे से चला सकता था। तो यहाँ पर जो उड़ीसा था, उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया, इसने खुद को अलग कर लिया। इसमें ही एक वंश आया, चेदी वंश आगे। ठीक है, तो चेदी वंश का निर्माण होता है। तो इसमें देखा है अशोक की मृत्यु के बाद चेदी वंश का निर्माण हुआ। अशोक जो मर गया था उसके बाद में चेदी वंश का निर्माण हुआ, जो कि फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये कहां पर प्रूफ मिलते हैं? ये मिलते हैं हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किस राजा ने करवाया था? खारवेल ने करवाया था, जो आगे चलकर जो चेदी वंश का ही ये खारवेल एक राजा हुआ। ठीक है, उसने ही हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कराया। और हाथी गुफा अभिलेख में ही किसके बारे में लिखा है? उड़ीसा के बारे में और कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये
समझ में आई होगी क्लास। तो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी मुझे कमेंट भी करें ताकि मैं अच्छे से और वीडियो बना सकूं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।